और अब खबरें तफसील से। असेंबली इंतखाबात का तीसरा मरहला इख्तिताम पजीर हुआ। शाम 5:30 बजे तक उत्तर प्रदेश में 57.58% वोटिंग दर्ज हुई है, जबकि पंजाब में जहां आज एक ही मरहले में वहां इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं, वहां 63.44% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। चौथे मरहले में उत्तर प्रदेश के 9 अजला में वोटिंग होनी है, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जैसे अजला शामिल हैं। चौथे मरहले के लिए सभी पार्टियां तशहीर मुहिम में जुटी हैं और इल्जाम दर इल्जाम की सियासत भी जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के हर हमले का जवाब देने में पेश है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस ने नौजवानों, खासकर ख्वातीन पर तवज्जो दी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी पिछड़े तबके के मसाइल पर दीगर पार्टियों को घेर रही है। अब कामयाबी किसके कदम चूमेगी, ये 10 मार्च को देखना पड़ेगा, जब किस्मत का पिटारा खुलेगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद 19 साल के ज़ीशान मलिक की मुश्तबा मौत का मामला सामने आया है। ज़ीशान को 3 माह कबल चोरी के एक केस में गिरफ्तार किया गया था। अहले खाना मामले पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। तिहाड़ जेल में ज़ीशान मलिक की पुरअसरार मौत। तबीई मौत हुई या फिर किसी जालिम का हुआ शिकार? पहचान में भी नहीं आ रही थी कि हमारा भाई है या कोई और है। जिसने मेरे बेटे को मारा उसे भी फांसी लगनी चाहिए, चाहे वो एक हो या 4 हो। अहले खाना की जानिब से अदलो इंसाफ की गुहार। जेल इंतजामिया सवालों के घेरे में। और हमारे को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई जांच का मुतालबा। सर, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और हम ये चाहते हैं सीबीआई जांच बिठाई जाए। ये दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में कच्ची आबादी का वो घर है जहां 19 साल के ज़ीशान मलिक अपने अहले खाना के साथ रहता था। पुलिस ने ज़ीशान की मौत की इत्तला 14 फरवरी को दी। अहले खाना का इल्जाम है कि ज़ीशान की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि जिस्म पर कई चोट के निशानात पाए गए हैं, जिससे मालूम हो रहा है कि ज़ीशान मलिक को बुरी तरह से जख्मी किया गया था। जाहिर है ऐसे में पुलिस इंतजामिया पर सवाल उठना लाजमी है। मैंने बोला कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल सही था, अचानक बीमार कैसे पड़ गया वो? तो जाने के बाद हमने अपने बच्चे को देखा तो हमारा बच्चा डेड कर चुका था। उसके आंखों पे, पैरों पे खूब डंडों के निशान थे। आंखें काली पड़ चुकी थी। साइड में इतने निशान थे उसके, सुए वो लगे हुए थे सरिये। मैंने बोला पुलिस वाले से, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो गया? बोला जी वो कहने लगा कि आप बाहर आ जाओ। हम बाहर आ गए। मेरी दोनों बेटी और मेरी लड़की दोनों गस खा के गिर गई। घरवाली बेहोश हो गई। मैं इनको संभालने में रहा। पुलिस वाला उससे वो गायब हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो जो एक मुंशी है, जेलर है, उनको दोनों को सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने मेरे बच्चे को जेल में मारा है उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। इंसाफ चाहते हैं और हमारे को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। 3 माह कबल 19 नवंबर को ज़ीशान को पुलिस ने सिगरेट चोरी के एक मुकदमे में पकड़कर जेल भेज दिया था। 14 फरवरी को ज़ीशान के अहले खाना को अस्पताल बुलाया गया और बताया गया कि वो फौत हो गया है। अहले खाना ने सवाल उठाया कि अगर उनका बेटा बीमार था तो घर वालों को इत्तला क्यों नहीं दी गई। अहले खाना के मुताबिक ज़ीशान मलिक से कई बार मुलाकात हो चुकी थी और उससे कई मर्तबा फोन पर बात भी हुई थी, मगर इस दौरान उसकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। लिहाजा ऐसी सूरत में ज़ीशान मलिक की तबीई मौत पर अहले खाना को शक है और वो सीबीआई की जांच का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बच्चे का मर्डर करा है सर, मर्डर। और इतनी बड़ी जेल में, हाई रिस्क की जेल, सबसे बड़ी जेल है वो, उसमें अगर मर्डर हो गए तो क्या होगा? जब उस जेल में हम अपनी सांस भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, तो जेल में मर्डर कैसे हुआ मेरे बेटे का? मैं ये चाहती हूँ जिसने मेरे बेटे को मारा उसे भी फांसी लगनी चाहिए, चाहे वो 1 हो या 4 हो।
बेहतर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और हम ये चाहते हैं सीबीआई जांच बिठाई जाए, मेरे भाई को इंसाफ मिले और जिसने मारा है उसको हमारे सामने फांसी की सजा दी जाए। और 5 नंबर बैरिंग में था मेरा भाई, 5 नंबर मुंडा खाना, पूरे बैरिंग के लोगों से सीबीआई जांच पूछी जाए और सारे 5 नंबर बैरिंग के कैमरे चेक हों। हमें फोटोज चाहिए सारे 5 नंबर बैरिंग के कैमरों की, और सर उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ हो, मुंशी हो या जेलर हो, 5 नंबर में जितने भी बैरिंग में बंदे हैं, 10 हो या 20 हो, सबसे पूछताछ हो। और सर जिन्होंने मेरे भाई को मारा उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे कि मेरे भाई की रूह को वो मिले शांति। फिलहाल इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इस बीच लगातार मौत के हवाले से सवाल उठ रहे हैं। 19 नवंबर 2021 को पुलिस के जरिए जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें बताया गया है कि ये जो विजय पान दुकान है, इस दुकान का ताला जीशान ने सुबह 3:30 बजे तोड़ा था। उसके पास रॉड थी और वो इस दुकान के अंदर सिगरेट की जो डिब्बियां हैं उनको एक कट्टे में भर रहा था। उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, मालिक को बुलाया गया और फिर शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद जीशान जेल चला गया। अब जीशान की क्योंकि जेल में मौत हो गई है, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, तो इस मामले में प्रक्रिया ये है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है, उसके लिए टीम गठित होती है। अभी तक जीशान की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी नहीं आई है। बहरहाल ये देखना होगा कि इस मामले में कब तक टीम गठित की जाएगी। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगली खबर, किशनगंज के एएमयू ब्रांच के मामले पर जेडीयू ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जब सबका साथ और सबका विश्वास का नारा है तो फिर एएमयू को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि एएमयू के ताल्लुक से जो मसला सामने आया है उसे मरकजी हुकूमत हल करे, साथ ही एएमयू के कैंपस के लिए फंड मुहैया किए जाए। सिलसिले में मरकजी हुकूमत को जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मामला है, तो एएमयू में किशनगंज में किसी एक मजहब के बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, सभी मजहब के बच्चे बच्चियां पढ़ेंगी। उसको स्पेशली तौर से देख करके उसको शॉर्ट आउट करके और फंड रिलीज करना चाहिए। और अभी जो बजट सेशन आएगा, इस बजट सेशन में हम सारे लोग एक सुर से आवाज उठाएंगे कि जो भी त्रुटियां हैं समाप्त करके केंद्र सरकार बजट रिलीज करे। और एएमयू के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि मैनेजमेंट भी थोड़ी संजीदगी से इसे ले और एएमयू का जो फायदा किशनगंज से मिलेगा वो सिर्फ किशनगंज का नहीं होगा, बंगाल का भी पार्ट आएगा, आसाम का भी पार्ट आएगा, नेपाल का भी पार्ट आएगा। तो इसको थोड़ी संजीदगी से और सीरियसली लेने की भी जरूरत है। बिहार में उर्दू इदारों के तहलील का मसला सुर्खियों में है। करीब तमाम उर्दू इदारे कई बरसों से तहलील हैं। मुहिबान उर्दू ने इस मसले को हल करने की हुकूमत से बार बार अपील की है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए उर्दू आबादी को भरोसा दिलाया है कि यह मसला आइंदा होने वाले ऐवान के इजलास के बाद हल कर लिया जाएगा। मुझे ये लगता है कि सरकारी सतह पे उर्दू एकेडमी की तश्कील और उर्दू डायरेक्टरेट की तश्कील होती तो और ज़्यादा काम होता, लेकिन उन कमेटियों की तश्कील नहीं हुई है। हम लोग सेशन के बाद इसकी तश्कील करने जा रहे हैं, इन कमेटियां बनेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने उर्दू के लिए जो काम कर दिया है वो याद रखे जाने के लायक काम है और इसको नज़रअंदाज करना कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद हफ्ते के रोज जयपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी में चलने वाले सिंधी स्टडी सेंटर के बारे में मालूमात ली। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर केसी लाल वर्मा, रजिस्ट्रार गिरीश कांत पांडे और सिंधी स्टडी सेंटर के फैकल्टी और अमले के साथ मुलाकात की और सिंधी जबान के हवाले से होने वाले काम के साथ साथ मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी तबादला ख्याल किया। प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने बताया कि रायपुर में वाक़ा शादानी दरबार सिंधियों की अकीदत का मरकज़ है और इसका असर पूरे मुल्क के सिंधियों पर है, इसलिए हम इनकी मदद लेंगे और रायपुर को सिंधी ज़बान का मरकज़ बनाया जाएगा ताकि रायपुर से सिंधी ज़बान की रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैले। इन्होंने बताया कि कोरोना के दौर में जब ज़बानों पर काम करना मुश्किल था, इसके बावजूद यहाँ बहुत काम हुआ है।
बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं और इसको बढ़ाने की जरूरत है। जो उसके निदेशक हैं अभी जो काम देख रहे हैं उसका नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज का, मूलतः वो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के वो डायरेक्टर हैं। तो यहाँ आए हैं तो उनके साथ चर्चा हो रही है कि हम सिंधी और साथ साथ उर्दू के लिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हम संपादित करें। मैंने यहाँ देखा कि भाषाएं काफ़ी हैं हिंदुस्तान में और उन भाषाओं में एक भाषा सिंधी भाषा है जिसका मैं इस वक्त डायरेक्टर हूँ और डायरेक्टर होने की हैसियत से मैं यहाँ उसके विकास के लिए आया हुआ था। यहाँ हमारा एक चेयर है सिंधी भाषा की और इस सिंधी भाषा विकास परिषद की तरफ से ये चेयर दिया गया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे कोरोना काल में जबकि काम होना मुश्किल था फिर भी यहाँ काफ़ी काम हुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और भी इसको विस्तार देने की ज़रूरत है। यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वो काफ़ी डायनेमिक हैं और जो यहाँ के स्टाफ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और कुछ करना चाहते हैं। यहाँ रायपुर में शादानी दरबार है जिनकी वो मदद मिल रही है और उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में भी यहाँ काम हो रहा है। तो यहाँ सिंधियों का एक बहुत बड़ा मरकज़ है शादानी दरबार और शादानी दरबार का जो इम्पैक्ट है, असर है पूरे हिंदुस्तान के सिंधियों के ऊपर है। तो हम उनकी भी मदद लेंगे और उनकी मदद से हम ये चाहते हैं कि रायपुर को सिंधी लैंग्वेज का एक हब बनाया जाए, एक सेंटर बनाया जाए और सिंधी की जो रोशनी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर रायपुर से फैले। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स चलाया जा रहा है और डिप्लोमा कोर्स के अलावा जो एजुकेशनल और कल्चरल गतिविधियाँ हैं वो भी चलाई जा रही हैं। आने वाले फ्यूचर में वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि उर्दू और सिंधी दोनों को मिला करके एक इंटरनेशनल सेमिनार भी करेंगे। तो इनकी योजनाएं बहुत हैं और मुझे आशा है कि यहाँ बहुत कुछ होगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मुमताज शायर, फिल्म नगमा निगार और मफ़हूमुल कुरान की मुसन्निफ कैफ भोपाली को उनके ही शहर में फरामोश कर दिया गया। कैफ भोपाली की यौम विलादत पर सूबे के किसी उर्दू अंजुमन ने भी प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया। हालांकि सूबे में उर्दू के नाम पर सैकड़ों अंजुमनें रजिस्टर्ड हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद इदरीस यानी कैफ भोपाली की पैदाइश 20 फरवरी 1917 को भोपाल में हुई और इंतकाल भी इसी शहर गजल में 24 जुलाई 1991 को हुआ। कैफ का आबाई वतन कश्मीर है। कैफ के अजदाद कश्मीर से लखनऊ और अहद शाहजहानी में लखनऊ से भोपाल आए थे। कैफ को शायरी का फन विरासत में मिला था। कैफ की वालिदा सालेहा खानम आजिज भी एक अच्छी शायरा थीं। कैफ की तालीम व ज़हनी तरबियत भोपाल में हुई। कैफ ने जिस वक्त शायरी के मैदान में कदम रखा था उस वक्त भोपाल में मुस्तनद शोरा की एक कहकशां मौजूद थी, लेकिन कैफ ने उनसे अलग अपने मुनफरिद लबो लहजे से उर्दू शायरी में अपनी अलग शनाख्त बनाई और शायर फितरत कहलाए। कैफ भोपाली ने गजलों और नज़मों के अलावा फिल्मों में भी मशहूर नगमे लिखे। फिल्म पाकीज़ा का मशहूर नगमा चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, या फिल्म दारा का भजन देवता तुम हो मेरा सहारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा, या फिल्म रजिया सुल्तान का गीत आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे को आज भी याद करके शायकीन झूम उठते हैं। कैफ भोपाली के अदबी और फिल्मी सफर पर उनकी बेटी डॉक्टर परवीन कैफ कुछ इस अंदाज में ख्यालात का इजहार करती हैं। जी, पहली फिल्म तो उनकी जो थी वो दायरा थी, फिल्म दायरा, जिसका भजन बहुत मशहूर है कि देवता तुम हो मेरा सहारा मैंने थामा है दामन तुम्हारा, ये उनका भजन था। उसके बाद पाकीज़ा और रजिया सुल्तान। तो पाकीज़ा का चलो दिलदार चलो तो बहुत मशहूर हुआ गीत, और भी गीत हैं उसके जो लिखे हैं। कैफ भोपाली को आमतौर पर लोग शायर रोमान की हैसियत से जानते हैं।
मगर ये बात कम लोगों को मालूम है कि कैफ भोपाली ने कुरान पाक का मंजूम तर्जुमा भी मफहूमुल कुरान के नाम से लिखा था। कैफ की जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की कि वो कुरान पाक का मंजूम तर्जुमा मुकम्मल कर पाते। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान करीम के जो 16 पारों का मंजूम तर्जुमा किया था, उसे उनकी जिंदगी में विला अकादमी हैदराबाद, इलाहाबाद, बनारस और भोपाल के अखबारात ने तसलसल के साथ शाये किया था। किताबी शक्ल में मफहूमुल कुरान को 1996 में दुबई से सलीम जाफरी ने शाये किया था। कैफ भोपाली के जरिए कुरान करीम का मंजूम तर्जुमा मफहूमुल कुरान के नाम से लिखना कैसे मुमकिन हुआ, इसके बारे में परवीन कैफ कुछ यूं बताती हैं। मफहूमुल कुरान 16 पारों में शाये हो चुका है और जो पहला पारा था वो उन्होंने 30वां पारे से शुरू किया था, क्योंकि यहाँ जो बेगम साहब थी उन्होंने ये कहा कि लोग नमाज में जो सूरतें पढ़ते हैं, छोटी छोटी सूरतें होती हैं, तो आप 30वें पारे से शुरू करें। तो उन्होंने 30वें पारा पहले किया था और उसके बाद 9 तक हुए, फिर उनके इंतकाल तक 16 पारे हो गए। कैफ भोपाली, जिन्हें उर्दू शायरी में शायर फितरत के नाम से याद किया गया है, उन्होंने उर्दू में शाहकार नज़्मों और गज़लों के साथ फिल्मों में बेहतरीन नगमे लिखे और कुरान करीम का मफहूमुल कुरान के नाम से मंजूम तर्जुमा किया। आज उनकी यौम विलादत पर भोपाल ही नहीं पूरे सूबे में किसी प्रोग्राम के इनेकाद नहीं किए जाने पर दानिश्वरों ने मायूसी का इजहार किया है। अफसोस होता है, लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, छतरपुर में उनके नाम की लाइब्रेरी है, कैफ लाइब्रेरी करके, वहाँ के लोग करते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम मशारा होता है उनका, जिसमें जावेद अख्तर ये लोग तक आ चुके हैं, बड़े बड़े शायर जाते हैं। पहले जमाने में बार्टर होता था, बार्टर आगे कि मैंने आपको गेहूँ दे दिया, आपने मुझे नमक दे दिया आगे, तो खाली आप उनको बनाएं, वो आपको बनाएं। अगर ये चलता रहा, इसलिए हो रहा है सारा, तो इंतहाई बदनसीबी की बात है। इसको फौरन खत्म होना चाहिए। उर्दू वालों को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, एहतियाज करना चाहिए। कैफ भोपाली की किताबों में शोले हर्फ, कुए बुता, आहंगे कैफ, हिना हिना, मफहूमुल कुरान, चांद के पार के अलावा हुकूमतनामा, हुसैन डे, इंदिरा नामा, राजीव गांधी के नाम से किताबचा भी शाये हुए हैं, लेकिन उनमें से एक कुछ नापैद हो चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि उर्दू के इन नज़ीम फनकारों को याद किया जाए और उनकी तहरीरों से नई नस्ल को वाकिफ कराया जाए, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी उम्र में वो काम करने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया जो नामुमकिन लगता है। आनंद नरसिम्हन ने उदित कोलारकर से बातचीत की जो पहले एपिसोड में शामिल थी। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 का सफर उतना ही रोमांचक था जितना सीजन 1 का। यहाँ पर हमें कुछ अद्भुत बच्चे तो मिले ही, लेकिन उनका काम, उनका जज्बा जो है समाज कल्याण का, जन कल्याण का, वो मुझे बहुत भा गया। अद्वैत, नमस्ते, कैन यू हियर मी? Yes, I can. Advait, it was such a pleasure to meet you. Did you enjoy yourself at Baijus Young Genius? I enjoyed it really much. You enjoyed very much. What did you like the most? I liked the most was when I got to meet you and the team who they were very supportive and they took care of my likes and dislikes. You made a beautiful painting for us, you remember? Yes. What did you call that painting? Do you remember what you called it? I called it New Year's Eve at China. But had you already thought about it when you were decided to make it? When I was making it, I knew what I was going to paint. Were you a little nervous? I was feeling nervous and excited. Okay, Advait, God bless you, beta. Wonderful speaking with you, and I'm so happy to have met you. Thank you. Genius, young genius. और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। यूक्रेन कशीदगी से जुड़ी यह खबर है। सफारत खाने के एहलकारों के अहल खाना को हिंदुस्तान वापस जाने को कहा गया है।
सिफारती अहलकारों के अहल खाना को हिंदुस्तान जाने को कहा गया है। जराए के हवाले से हमें यह खबर मौसूल हुई है। यूक्रेन में जिस तरह से हालात लगातार कशीदा बने हुए हैं, उसी के मुतालिक ये खबर है। यूक्रेन कशीदगी से जुड़ा मामला जो है, सफारत खाने के अहलकारों के अहल खाना को हिंदुस्तान वापस जाने को कहा गया है। सिफारती अहलकारों के अहल खाना को हिंदुस्तान वापस लौट जाने को कहा गया है। इसे बहुत अहम नुक्ते से देखा जाना चाहिए। जिस तरह से लगातार यूक्रेन को लेकर जो कशीदगी बनी हुई है और पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। अमेरिका बारहा कहता रहा है कि रूस की मंशा कुछ और है। हालांकि पिछले दिनों ये बात आई थी रूस की तरफ से कि वो अपने फौजियों को वापस बुला रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब फिर से ये खबर है, ज़राए के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि जो यूक्रेन कशीदगी में शायद कमी नहीं आ रही है और इसलिए अब ये खबर आ रही है कि सिफारत खाने के अहलकारों के जितने भी अहल खाना हैं उन्हें हिंदुस्तान वापस जाने को कहा जा रहा है। सिफारती अहलकारों के अहल खाना को ये कहा गया है कि वो हिंदुस्तान वापस लौटें। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े से रियासत के मुसलमान सबक सीखें, वक्फ जायदादों पर ज्यादा से ज्यादा तालीमी इदारे कायम करें। मुख्तलिफ मसलकों पर मुश्तमिल सदाए इत्तेहाद तंजीम ने बेंगलुरु में यह पैगाम दिया। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि हुकूमत और वक्फ बोर्ड में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदे सिर्फ हुकूमत और अपने लीडरों को खुश करने में वक्त ज़ाया न करें, बल्कि मुसलमानों को तालीमी इदारे कायम करने की जानिब राग़िब करें। हाँ, हुकूमत का जो चेयरमैन बन के बैठा है उससे पूछो जितनी जमीन खाली पड़ी है इमीडिएट उसके अंदर बाउंड्री करें, उसके अंदर हमारे कॉलेजेस स्कूल हमारे बच्चों की सहूलत को उजागर करें और जो हमारी जमीन चली गई है उसे फौरन वापस लें और जिन जिन आदमी ने उसके ऊपर अकबर किया है उसे वापस ले, वरना वो बोर्ड की जरूरत नहीं है। मैं तमाम कौम के नौजवानों से और दानिशमंदों से और अक्ल रखने वालों से गुजारिश करता हूं, हमारी अपनी मिल्कियत के अंदर हम कॉलेजेस पैदा करें, हम यूनिवर्सिटी पैदा करें, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर हम बताएंगे इस मुल्क के हर एक जात के बच्चों को लेकर के हम एक साथ में चल करके बताएंगे कि ये इंसानियत होती है। कर्नाटक के रायचूर में आईएम फाउंडेशन, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और दीगर समाजी व मिली तंजीमों की जानिब से हिजाब मामले को लेकर तालिबात को हिरासा करने पर बाज़ कॉलेजों के प्रिंसिपल और DDPI के खिलाफ शिकायत की है। इस सिलसिले में मकामी समाजी कारकुनों ने डिप्टी कमिश्नर के हुकाम को एक शिकायतनामा दिया है। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के लीडर सिराज अहमद जाफरी और अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद आसिमुद्दीन अख्तर ने कहा है कि शहर में बाज़ कॉलेजों के इंतजामिया और महकमे तालीमात के अहदेदार हिजाब मामले के ताल्लुक से हाईकोर्ट के अबूरी अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।